गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एनर्जी मेज़रमेंट या एक तरह से कहें कि ऊर्जा उपापचयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम कुछ क्रियाएं अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, कपड़ा धोना, खाना पकाना, घुड़सवारी करना, दौड़ना आदि। इन क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, अतः इन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो हमारे नहीं चाहने से भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग क्रियाशील रहते हैं तथा अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों के द्वारा सांस लेना व छोड़ा जाना, वकृक द्वारा मूत्र निर्माण, रक्त परिसंचरण होना, यकृत में ग्लाइकोजन का जमा होना, मांसपेशियों का संकुचन व विमोचन आदि। उपरोक्त क्रियाओं को करने के लिए हमारी इच्छा होने की जरूरत नहीं होती है। ये क्रियाएं शरीर में स्वतः ही होती रहती हैं, अतः इन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव शरीर की तुलना सदैव ही एक मशीन से की जाती रही है। जिस प्रकार मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानव रूपी मशीन को चलाने के लिए भी ईंधन यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। अब ऊर्जा को नापने की इकाई पोषण विज्ञान में ऊर्जा को काफ़ी समय से किलो कैलोरीज में नापा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस ने कुछ समय से जूल को ऊर्जा की इकाई मान लिया गया है। अगर हम कैलोरी को का देखें तो कैलोरी जो है वो क्या है, ऊर्जा मापने की इकाई है। कैलोरी मापने के यंत्र को कैलोरीमीटर कहते हैं, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज होती हैं। किलो कैलोरीज क्या है? 1 किलो पानी के तापक्रम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरीज कहते हैं। अब है जूल। मीट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई जूल कहलाती है। 1 न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर दूरी तक चलाने के लिए खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल होता है, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 0.240 किलो कैलोरीज होता है। फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड जो है वो भोजन का ऊर्जा मान होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को 2 विधियों द्वारा नापा जा सकता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है जिसको कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हुए नापा जाता है। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि जिसको कि ऑक्सी किलोमीटर से नापा जाता है। अब आता है हमारे इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कैलोरीमीटर द्वारा मापी गई ऊर्जा की मात्रा जो भोजन का वास्तविक ऊर्जा मूल्य कहलाता है से कम होती है, क्योंकि हमारे शरीर में पचाने एवं चयापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। आहार में उपस्थित कार्बोज का 98% वसा का, 95% वसा का एवं प्रोटीन का 92% भाग ही अवशोषित हो पाता है। प्रोटीन के चयापचय से उत्पन्न पदार्थ जैसे यूरिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के रूप में 1.25 किलो कैलोरीज पर ग्राम के बराबर शरीर से यूरिन द्वारा निकल जाती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों की पाचन क्षमता व उससे प्राप्त ऊर्जा भी विभिन्न होती है, जैसे दूध, अंडा एवं मांस आदि की पाचन क्षमता 97% होती है, जबकि
मक्के की 60% ही होती है, मैदे की 98, जबकि गेहूं के आटे की 90% ही होती है। खाद्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। जल, खाद्य पदार्थों में उपस्थित कैलोरी जल की मात्रा पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में जल अधिक होता है उनमें कम कैलोरी उपस्थित होती है। कम जल वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें आदि की कैलोरी मात्रा अधिक होती है। तलने के पश्चात भोजन का कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है। प्राकृतिक रूप में उपस्थित कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन की भी मात्रा कैलोरी वैल्यू को प्रभावित करती है। यदि खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा अधिक है तो उसकी कैलोरी वैल्यू अधिक होगी, है ना। अब उसके बाद में है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी कुल ऊर्जा, जो शरीर की कुल ऊर्जा है उसकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर कई सारे कारक हैं, जैसे कि उम्र एवं शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक क्रियाशीलता है, मांसपेशियों की क्रियाएं हैं, गर्भावस्था एवं दुग्ध स्रवण अवस्था है, जलवायु है, शारीरिक स्वास्थ्य है, लिंग भेद है, विशिष्ट वित्यात्मक क्रियाएं हैं, आधारीय चयापचय है। इसमें से कुछ जो कारक हैं उनको अपन यहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारीय चयापचय की दर। व्यक्ति जब पूर्ण विश्राम की स्थिति में होता है उस समय शरीर में अनैच्छिक कार्य जैसे हृदय, गुर्दे, फेफड़े, यकृत आदि की क्रियाओं के लिए तथा शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बीएमआर कहते हैं। बीएमआर को नापने के समय इन परिस्थितियों का होना जरूरी है, जैसे व्यक्ति को भोजन के लिए हुए 12 से 16 घंटे हो चुके हों, व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से विश्राम की स्थिति में हो, शरीर का तापमान सामान्य हो, कमरे का तापमान भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। और जो बीएमआर है, बीएमआर को अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर द्वारा नापा जाता है। अब बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इसमें है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन। हमारे शरीर में 15% ऊष्मा का निष्कासन त्वचा द्वारा होता है तथा शेष लीवर, मल आदि के द्वारा होता है। त्वचा द्वारा ऊष्मा का निष्कासन त्वचा की सतह पर निर्भर करता है, अर्थात लंबे एवं पतले व्यक्तियों की त्वचा की सतह का क्षेत्रफल मोटे एवं छोटे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। अतः पतले एवं लंबे व्यक्तियों में बीएमआर अधिक होता है, मोटे व्यक्तियों में बीएमआर कम होता है। फिर है उम्र या एज। बीएमआर वृद्धि के समय अधिक होता है, इसलिए जीवन के प्रथम 2 वर्ष में प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से बीएमआर सबसे अधिक होता है। बाल्यावस्था में कम हो जाता है, किशोरावस्था में ये फिर से बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने से शारीरिक क्रियाशीलताओं में कमी आती है, जिससे आधारीय चयापचय में कमी होती है। इसका कारण मांसपेशियां में तनाव व मांसपेशियां द्रव्यमान में कमी होना है। फिर है लिंग या सेक्स। स्त्रियों में वसा युक्त ऊतक अधिक होने के कारण आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की अपेक्षा 6 से 10% कम होती है। फिर है निद्रा। निद्रा के समय आधारीय चयापचय की दर 10% से लगभग कम हो जाती है तथा ये सोते समय हिलने पर भी निर्भर करती है। यदि अपन ज़्यादा हिले डुलेंगे तो बीएमआर जो है वो ज़्यादा आएगा, और अगर अपन शांत अवस्था में सोते हैं तो बीएमआर कम आता है। फिर है बॉडी टेम्परेचर। बीएमआर शरीर के तापक्रम से बहुत अधिक प्रभावित होता है। यदि शरीर का तापक्रम सामान्य से 1 डिग्री बढ़ जाता है तो आधारीय चयापचय दर 13% बढ़ जाती है, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 7 डिग्री जो है वो बढ़ जाती है। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ।
यदि थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है तो आधार्य चयापचय दर 75 से 100% तक बढ़ जाती है। यदि इसका सक्रियता समान से कम हो जाती है तो आधार्य चयापचय दर 30 से 40% तक कम हो जाती है। फिर है स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। लंबे समय तक व्रत रखने या कुपोषण में रहने से BMR 10 से 20% तक कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है किशोरावस्था। किशोरी बालिकाओं में मासिक चक्र के लगभग 1 सप्ताह पूर्व चयापचय दर कम हो जाती है और धीरे धीरे इस दूसरे मासिक चक्र तक पहुंचते फिर बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान BMR बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीने में BMR दर लगभग 15 से 25% तक बढ़ जाती है। स्त्रियों के भार में बढ़ोतरी व भ्रूण की द्विपक्षीय क्रियाओं के ऊपर भी ये निर्भर करता है। उसके बाद में है जलवायु या क्लाइमेट। सामान्य तापक्रम से प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर व्यक्तियों की ऊर्जा की आवश्यकता 5% कम हो जाती है तथा प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटने पर ऊर्जा की आवश्यकता 3% तक बढ़ जाती है। फिर है फियर और एक्साइटमेंट। डर एवं उत्तेजित होने के समय जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो उसका अधिक स्राव होने लगता है जिसके कारण कि BMR में वृद्धि हो जाती है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आधार्य चयापचय के बाद शारीरिक क्रियाओं में ऊर्जा का व्यय सबसे अधिक होता है। अधिक शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति में ऊर्जा का व्यय अधिक होता है तथा कम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति में ऊर्जा व्यय कम होता है। क्रियाशीलता के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है कि कम कार्य करने वाला, दूसरा है मध्यम कार्य करने वाला और तीसरा है अत्यधिक कार्य करने वाला। तो उसके अनुसार भी हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स वो कम और ज़्यादा होती है, हमारे कार्य के ऊपर भी वो डिपेंड करती हैं। फिर है मेंटल वर्क। हमारा तंत्रिका तंत्र हर वक्त कार्य करता रहता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता आधार्य चयापचय दर की 20% तक होती है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन या इसको SDA भी कहते हैं। जब शरीर द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तब शरीर में अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे भोजन का ऊर्जात्मक प्रभाव कहते हैं। इसे भोजन को SDA भी कहते हैं। जब सिर्फ प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण किया जाता है तब चयापचय दर में 30% की वृद्धि होती है, जबकि कार्बोज एवं वसायुक्त भोजन लेने पर यह वृद्धि कम होती है। मिश्रित भोजन लेने पर यह वृद्धि लगभग 10% आंकी गई है। SDA भोजन के पाचन एवं अवशोषण से संबंधित है, लेकिन पोषक तत्वों के सीधा रक्त नलियों में पहुंचने पर भी शरीर में ऊर्जा की दर बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे भ्रूण का विकास हो सके। माँ के नए उत्तकों के लिए भी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान ली गई अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में एकत्रित होती जाती है। इससे दुग्ध स्रवण अवस्था के समय वो काम में आ सके, है ना। धन्यवाद।